नमस्कार दर्शकों, बाद आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज जस्टिस गवई पद ग्रहण करेंगे। जस्टिस BR गवई आज बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। वे इस पद तक पहुंचने वाले पहले बौद्ध न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलवाएंगी। ये मौजूदा मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है। पिछले 6 वर्षों में जस्टिस गवई लगभग 700 पीठों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक, प्रशासनिक, दीवानी, आपराधिक, वाणिज्यिक विवादों, मध्यस्थता, विद्युत, शिक्षा, पर्यावरण, कानून जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े मामलों की सुनवाई की है। उन्होंने करीब 300 फैसले लिखे हैं, जिनमें संविधान पीठों की महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की एक बड़ी बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले उन्होंने आज सुबह 11 बजे सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट कमेटी CCS की अहम बैठक भी की। इस बैठक में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियान की समीक्षा की। CCS की बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत CDS अनिल चौहान, NSA अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी शामिल है। इस बैठक के बाद दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लेंगे। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को मंगलवार को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई। UPSC के अध्यक्ष का पद 29 अप्रैल को प्रीति सूदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद रिक्त हो गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अजय कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अजय कुमार के सेवा रिकॉर्ड के अनुसार केरल कैडर के 1985 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ने 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत के रक्षा सचिव के रूप में काम किया था। UPSC अध्यक्ष की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $450 मिलियन यानी कि लगभग 3,831 करोड़ रुपए की अतिरिक्त अनुदान राशि की कटौती करने का फैसला किया है। एक संघीय यहूदी विरोधी टास्क फोर्स ने मंगलवार को हार्वर्ड को पत्र लिखकर कहा कि 8 संघीय एजेंसियों से अनुदान रद्द किया जा रहा है। ये पहले से ही ट्रम्प प्रशासन की ओर से रोकी गई $2.2 बिलियन लगभग 18,729 करोड़ रुपए की फंडिंग से अलग है। उन्होंने लिखा है कि हार्वर्ड भेदभाव और प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। इससे अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता की विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना ड्रोन भेजकर पाकिस्तान की मदद करने वाले टर्की को अब भारत का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। उससे आर्थिक चोट दी जा रही है। उदयपुर के संगमरमर कारोबारियों ने टर्की का पत्थर नहीं खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले पुणे के कारोबारी टर्की से सेब आयात न करने का फैसला कर चुके हैं। भारत जितना मार्बल आयात करता है, उसमें 70% हिस्सा टर्की का है। मार्बल कारोबारियों के इस फैसले से टर्की का आर्थिक नुकसान होना तय है। ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई थी, जिससे व्यापारी टर्की से बहुत खफा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ नकदी बरामदगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अतिरिक्त जांच समिति द्वारा न्यायाधीश पर आरोप लगाए जाने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने को कहा था। हालांकि न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रधान न्यायाधीश खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। वकील मैथ्यूज और 3 अन्य द्वारा दायर याचिका में तत्काल आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के सैन्य अड्डों और आतंकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सेना इसके सबूत पहले दे चुकी है। मंगलवार को मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तान से भारतीय सेना द्वारा की गई कार्यवाही की कई तस्वीरें जारी की है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज द्वारा ली गई हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पाकिस्तान के कई एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है, जिनमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, सरगोधा में PF बेस और बोलारी एयरबेस और जेकोबाबाद में PAF शहबाज शामिल है। विदेशी एजेंसियां द्वारा ये तस्वीरें साबित करने से दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बुधवार को सुबह तिरंगा यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कालिदास मार्ग स्थित आवास से हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा 1090 चौराहे तक जाएगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा 15 मई को महानगरों में यात्रा निकालेगी। गाजा पट्टी में हालात दिन ब दिन
बिगड़ते जा रहे हैं और इस बार घटनाक्रम का केंद्र बना है दक्षिणी गाजा का यूरोपियन अस्पताल, जिस पर कल मंगलवार रात्रि को इजराइल ने घातक हमला कर दिया है। इस हमले में 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये जानकारी हमास द्वारा संचालित नागरिक रक्षा एजेंसी के प्रवक्ता ने दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इजरायली युद्धक विमानों ने खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल पर एक साथ 6 भीषण बम गिराए, जिनमें अस्पताल का आंतरिक परिसर और उनके आसपास का क्षेत्र निशाना बना है। वहीं इजरायली बलों ने कहा कि उन्होंने हमास आतंकवादियों के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर सटीक हमला किया, जो उनके अनुसार अस्पताल के नीचे स्थित था। भारत पाकिस्तान के तनाव से जुड़े एक हालिया खतरे के आकलन के बाद सीआरपीएफ ने ये फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत पाकिस्तान के तनाव से जुड़े एक हालिया खतरे के आकलन के बाद सीआरपीएफ ने ये फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के काफिले में एक अतिरिक्त बुलेट प्रूफ वाहन जोड़कर उन्हें उनके सुरक्षा कवर को बढ़ा दिया है। जयशंकर को देश भर में उनकी आवाजाही के लिए एक उन्नत सुरक्षा वाहन मिलेगा। पहलगाम हमले के बाद की घटनाक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।